विपक्ष ने भ्रम फैलाया, जो डर फैलाया, जो मुसलमानों को डराया, यहाँ आप हिंदू और मुसलमानों में मुल्क की कल्चर को बांटोगे, लेकिन विपक्ष ने वहां माननीय न्यायालय में समझाया कि नहीं है ही नहीं, है तो दी जाए, लेकिन कोई आईएएस है ही नहीं, कोई पीसीएस है ही नहीं। वक्त माफिया गरीब मुसलमानों का हक मार के बैठा है। ये जन्नाटेदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है कि ये नहीं चलेगा कि आप यहाँ, ये ईमानदारी की जीत हुई। और जिस ईमानदारी के साथ मोदी सरकार। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर से हमारे लिए वक्त निकाला। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, पूरे कानून पर रोक लगाने से तो इनकार किया गया है, लेकिन 3 प्रावधानों पर स्टे जरूर लगा दिया गया है। और जिन्होंने इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की थी, उनका कहना है कि साहब हमारी जीत है, हमने तो पहले ही कहा था कि कानून में गलत प्रावधान डाले गए हैं और इसीलिए 3 प्रावधानों पर स्टे आ गया, ये हमारी जीत हुई है, सरकार की हार हो गई है। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि आज ईमानदारी के साथ ये सत्य की जीत हुई है, ये ईमानदारी की जीत हुई। और जिस ईमानदारी के साथ मोदी सरकार इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके आई थी और कहा था कि जो 75 साल से औकाफ में लूट मची है, वक्फ माफिया गरीब मुसलमानों का हक मार के बैठा है, उसको न्याय दिलाने की एक लड़ाई थी कि अंतिम छोर पर खड़े हुए मुसलमानों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये आज बयान आ रहे हैं तमाम, मैं देख रहा था तमाम लीडर्स के, तमाम पॉलिटिकल लाइंस के, तो मैं जरूर कह सकता हूं कि ये जो सारे बयान हैं ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। तो हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया है अब, और हवाओं का रुख बदलना इस बात की दलील है कि अब एक बड़ा बदलाव मुस्लिम समाज में देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। नहीं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि कहा गया कि कितने गैर मुस्लिम मेंबर होंगे बोर्ड में, ये अब तय हो गया है। अगर केंद्रीय वक्फ बोर्ड है तो 20 मेंबर जहां पर टोटल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। राज्यों का वक्फ बोर्ड जहां पर 11 मेंबर होते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। जी, तो कहने के साथ संख्या तय कर दी गई है। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे थे, और लड़ाई इस बात की थी कि विपक्ष में जिस तरह से बदतमीजी विपक्ष के नेता कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर ये जो भारत है, जो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, कि नहीं, इसमें कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। ये जन्नाटेदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है कि ये नहीं चलेगा कि आप यहाँ तय करें कि गैर मुस्लिम होगा कि नहीं होगा। अरे, जब आपके किराएदार हो सकते हैं, दरगाहों पे जाने वाले अकीदतमंद हो सकते हैं, आप वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, तो वो मेंबर क्यों नहीं हो सकते? और इस देश में कोई दारुल इस्लाम थोड़ी है कि यहाँ आप हिंदू और मुसलमानों में मुल्क की कल्चर को बांटोगे। इसलिए सीडब्ल्यूसी में जो 22 मेंबर थे, उसमें से 5 की जगह कोर्ट ने कह दिया 3 रहेंगे। हम तो उसका स्वागत करते हैं और हम शुरू से कह रहे थे कि भाई बात संख्या बल की नहीं है, बात यह है कि विपक्ष गुमराह कर रहा था, लगातार झूठ बोल रहा था, तो उसके झूठ के ऊपर एक जन्नाटेदार तमाचा ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मारा है। मैं दूसरी बात ये कहूंगा, उसके बाद भी अगर वो खुश हैं और उनको लगता है कि अब जो वक्फ की ज्यादतियां थी, जिसके लिए ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कि किसी की संपत्ति पे वक्फ उंगली रख देता था, कह देता था ये हमारी है, अब वो उसके ऊपर लगाम लगेगी। अब असल बात जो थी वो ये थी, जिसको ये कह रहे थे। मैं एक एक करके प्रावधानों पर आ रहा हूं, पहले गैर मुस्लिमों की संख्या पर बात कर लेते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई जब इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, उनका बोर्ड है, वो तय करें कि वो जो दान कर रहे हैं वो दान किसे जा रहा है, किसे नहीं जा रहा है, उसके फैसले कैसे होंगे, तो उस बोर्ड में गैर मुस्लिम क्या करेंगे? ये तो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, मजहब से जुड़े हुए लोग तय करेंगे, गैर मुस्लिमों की एंट्री ही क्यों होनी चाहिए? देखिए, कहीं इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मैंने पहले भी बताया था, किसी श्राइन में किसी नॉन मुस्लिम को पहले से भी लेने का कोई प्रावधान नहीं था। हमारे यहाँ, जहां मैं उत्तराखंड से आता हूं, हमारे यहाँ कलियर शरीफ है, अजमेर शरीफ है, इन श्राइन्स में किसी गैर मुस्लिम को नहीं लिया जाना है। लेकिन जहां मैनेजमेंट बनता है, जहां सिस्टम खड़ा होता है, सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उस काउंसिल के अंदर जो मिनिस्टर आते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होता है, वो इस काउंसिल का अध्यक्ष होता है। तो वहां अगर मेंबर्स आएंगे, सांसद आएंगे, उसमें केवल और केवल मुसलमान ही हो, दूसरे ना हो, ये तो नहीं चलेगा। अब आप कहें कि नहीं, मंत्री भी मुसलमान चाहिए, प्रधानमंत्री भी मुसलमान चाहिए, तो ये शरिया फॉलो करने वाला देश नहीं है, ये संविधान से चलने वाला देश है। इसलिए हमने पहले कहा था कि आपसी कोलैबोरेशन
ऑपरेशन हो। आपने कहा कि सीईओ मुसलमान हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर काबिल ना हो तो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि मुसलमान ही हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनसे ज्यादा काबिल है और आपको कोई काबिल मुसलमान नहीं मिल रहा है तो नॉन मुस्लिम सीईओ भी चलेगा। ये दूसरा यही प्रावधान मैं इस पर बात करना चाहता हूं। कहा गया कि जो सीईओ है, बोर्ड का पदेन सचिव है, वो कोशिश करें कि मुसलमान हो। ये तो कोर्ट ने कहा, जरूरी भले नहीं है लेकिन कोशिश करें कि मुसलमान हो। अब इसे जरा समझाइए। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था कि पहले भी सरकार ने यही कहा कि कई जगह हमारे पास काबिल अधिकारी नहीं है, और जहां काबिल अधिकारी नहीं है वहां आप नाकाबिल व्यक्ति को सिर्फ इसलिए रख दें कि वो मुसलमान है, तो ये उस वक्फ बोर्ड के साथ इनजस्टिस था। तो ये कोशिशें हमेशा से रही है सरकार की कि प्रायोरिटी, अगर कोई 2 आईएएस हैं और दोनों सीनियर हैं तो पहला जिम्मेदारी मुस्लिम को प्रायोरिटी दी जाए, जूनियर भी है तो दी जाए, लेकिन कोई आईएएस है ही नहीं, कोई पीसीएस है ही नहीं, कोई बहुत निचली कैटेगरी पे आप स्कूल के मास्टर को बिठा दे लाके और किसी क्या बोलते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी को लाके बिठा दे और कहे कि ये आईएएस से कंपेयर हो जाए, तो नहीं हो सकता। तो एक जो स्वाभाविक बात थी उस बात के लिए सरकार पहले से बोल रही थी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने तांडव किया हुआ था, देश जला दो, पश्चिम बंगाल जला दो, पता नहीं क्या कर देंगे, आज उसको जिसको असंवैधानिक बताया जा रहा था, जिस अमेंडमेंट को गैर कानूनी बताया जा रहा था, आज सबके सब उसे संवैधानिक मान रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और तमाम साथियों का जो अब तारीफ कर रहे हैं और जिन्होंने पहले भी तारीफ की, सबका धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी का, और पूरी अपर हाउस लोअर हाउस दोनों का, और तमाम उन पत्रकारों का जिन्होंने ईमानदारी के साथ ये कहा ये गरीबों का हक, औकाफ वक्त जो है ये गरीबों को मिलना चाहिए। 75 साल में जो बंदरबाट हुई, 75 साल में जो वक्त में लूट हुई, जो गरीबों का हक गरीबों को न देके उस पे चंद परिवार, चंद अमीर बैठे थे, अब उन लोगों से वापस लेते हुए वो हक गरीबों को दिया जाए, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीबों के फायदे के लिए किया जाए और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए। एक और ऐसा ही प्रावधान था जिसे लेकर बहुत मजाक भी बनाया गया। ये कहा गया कि सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया नए कानून में कि अगर आप वक्फ बनाना चाहते हैं, अगर आप दान करना चाहते हैं संपत्ति को, तो उसके लिए आपको कम से कम 5 सालों से इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी है। आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो कम से कम 5 सालों से, तभी आप संपत्ति दान कर सकते हैं, वक्फ बना सकते हैं। मजाक उड़ाया गया, पूछा गया कि कैसे तय करेंगे आप कि कोई 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं, और ये क्या नियम हुआ, ये तो जबरदस्ती है। मान लीजिए मैंने कल इस्लाम धर्म कबूल किया, मैं आज अपनी संपत्ति दान करना चाहता हूं, तो आप मुझे रोक देंगे? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सर उस पर रोक लगाई है और कहा है कि जब तक राज्य सरकार ये तय नहीं कर देती इसे लेकर नियम, तब तक ये नियम नहीं माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें पहले भी अपनी मंशा साफ की थी। कई बार ये मामले सामने आए हैं कि कुछ किसी ने किसी से मोहब्बत की, मोहब्बत हो गई, शादी कर ली और किसी हिंदू बेटी का धर्म परिवर्तन करा के उसकी संपत्ति को वक्फ दिखा दिया। हमने कहा कि अगर आप किसी की संपत्ति, उसकी मर्जी है, वो कोई कहीं भी दे, एक मुसलमान मंदिर को दे सकता है, एक नॉन हिंदू मस्जिद को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वक्फ को देना चाहें दीजिए, लेकिन ऐसी कौन सी जल्दी आ रही है कि आज ही धर्म बदले वो और आज ही उसकी संपत्ति ले लो? ये एक सवाल था कि भाई आप सामने वाले को सोचने समझने का मौका दें, उसको अवसर मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को सेटिंग गेटिंग कर दी, वक्त के नाम पर करने के लिए 10 मिनट के लिए, 10 दिन के लिए वो इस्लाम में दाखिल हुआ, अपनी संपत्ति को बेचने के नाम पे वक्त की और फिर भाग गया छोड़ के। तो ये जो गलत तरीके, गलत डायरेक्शन में देश जा सकता था, उस गलत डायरेक्शन को रोकने का एक विषय था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई ये ठीक नहीं है कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है, तो हाँ ये बात जायज है और इसके ऊपर आगे विवेचना होगी, आगे डिस्कशन होगा। तो कई सारी चीजों को हम तो कह रहे हैं कि हम तो सारी चीज का स्वागत कर रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं चलेगा कि जो ऑपोजिशन के नेता अपनी मलाई मलाई अपनी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा ना। जब आप जिस एक्ट को डस्टबिन कह रहे थे, असंवैधानिक कह रहे थे, सरकार की नियत पे सवाल खड़ा कर रहे थे, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा हमें पूरे एक्ट में कहीं नजर नहीं आया कि सरकार की नियत खराब है। तो सरकार को इतना बड़ा सर्टिफिकेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा हमने कहीं ऐसा नहीं लगा कि सरकार किसी से संपत्तियों को लूटना चाहती है औकाफ की, ये भी क्लियर हो गया है। मैं अगले प्रावधान पर आ रहा हूं, कलेक्टर के अधिकार पर बात करते हैं।
कोई संपत्ति विवादित है, कोई शिकायत हो गई, अब कलेक्टर उसकी जांच करेगा, तो ये पहले प्रावधान था कि जब तक कलेक्टर जांच कर रहा है कि कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं है, वाकई में जमीन वक्फ की है या नहीं है, जमीन वाकई में वक्फ को ही दान की गई थी या नहीं की गई थी, तो जब तक वो जांच चल रही है तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, ये कहा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई और कहा कि नहीं, कलेक्टर नहीं तय करेगा, अदालत तय करेगी किसकी जमीन है। कलेक्टर तय करेगा तो वो सरकार की तरफ जो है वो पक्षपात करेगा। देखिए, पहले भी कलेक्टर के आदेश के बाद न्यायालय जाने के रास्ते खुले थे, पहले भी खुले थे। और आप पुराना प्रावधान उठा के जो हमारा है उसे पढ़ लीजिएगा, पहले भी रास्ते क्लियर थे कि डीएम के आदेश के बाद, कलेक्टर के आदेश के बाद कोर्ट के दरवाजे खुले थे। लेकिन विपक्ष ने वहां माननीय न्यायालय में समझाया कि नहीं, है ही नहीं, रास्ते बंद है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि नहीं, जो निर्णय यहाँ का होगा ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं माना जाएगा, इसके बाद इसको ट्रिब्यूनल में लाया जाएगा। तो इसमें तो हम भी स्वागत कर रहे हैं, ये पहले से ही ऐसे था। तो आप इसमें अपनी ताली, अपनी कमर अपने आप थपथपाएं और खुद ही ताली बजा के अपने आप को शाबाशी दे दें, तो ये आपका फेलियर हो सकता है। गौर से समझेंगे, गौर से पढ़ेंगे तो पहले से यही प्रावधान था कि जो भी कलेक्टर का ऑर्डर होगा, हमेशा देश के कानून में है, एक नीचे वाले ऑर्डर को काटने के लिए उससे ऊपर वाली अदालत में जाया जाता है। कलेक्टर का आदेश काटने के लिए आपको कमिश्नर की अदालत में जाया जाता है, उसके बाद न्यायालय है और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया है। तो अदालतें सबके लिए बराबर थी। लेकिन ये बात जिस तरह से प्रेजेंट की गई विपक्ष के द्वारा, एक भ्रम फैलाया गया, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ना पहले इस तरह की कोई बात थी, ना आज। एक वक्फ के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल है कि साहब, वक्फ की जो संपत्ति, अब जो नई संपत्ति वक्फ की जाएगी, दान की जाएगी, उसको रजिस्टर करना होगा, वेरीफाई किया जाएगा कि साहब ये जो दान किया जा रहा है, एक तो पहली बात तो वो दान करने वाले की अपनी जमीन खुद की है भी या नहीं है, और जो दान कर रहा है उसको वेरीफाई कीजिए और रजिस्टर कीजिए। उस पर कोई रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी जो कानून थे 1995 और 2013, इसमें भी वक्फ की संपत्ति को रजिस्टर तो करना ही पड़ता था। अब आप मुझे बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो रजिस्टर नहीं करना चाहता है? इस तमाम लोग ये इसीलिए तो, जो लोग चोर थे, जो लोग वक्फ माफिया थे, वो नहीं चाहते थे। बताते रहो कि वक्फ की है, लेकिन इस्तेमाल खुद करो उस प्रॉपर्टी को, जिनके पास कई कई हजार बीघा जमीन है। अब उनको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ किया हुआ था। वक्फ के नाम पर जमीन वक्फ की, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। इसमें गड़बड़ी कैसे होती थी, जरा समझाइए। आप तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप जरा समझाइए इसमें गड़बड़ी होती कैसे? देखिए, वक्फ की संपत्तियों को जो वक्फ हो गई है उसको आप रजिस्टर्ड नहीं करा रहे थे। जैसे उत्तराखंड के अंदर लगभग 2500 वक्फ हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं वो लगभग 2500 वक्फ माने 2500 दान की गई संपत्तियां। यस, वो जो वक्फ हैं, उन 2500 वक्फ में जो रजिस्टर्ड किए वक्फ या जो वक्फ हमने, यानी जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, वो जी, जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, हाँ। उसमें से लगभग जो 200 कमेटी है वो मैनेजमेंट कमेटीज बनती है। यानी कि बाकी 2000 कमेटियों का तो वक्त को भी नहीं पता कि वो कमेटियां कहाँ हैं। दूसरा, जो लोग अपने नाम पे वक्फ किसी ने की और उस संपत्ति को अपने पास तक उन्होंने रख लिया, अब वो संपत्ति मेरे पास है, वो उसके कागज हैं वक्फ के, लेकिन वक्फ में दर्ज नहीं की उसे। अब कोई आएगा तो मैं दिखा दूंगा कि देखो ये तो वक्फ है मेरे पास, लेकिन वक्फ हिसाब किताब न ले ले, वक्त आपसे हिसाब किताब ना पूछ ले, आपको उसका लेखा जोखा ना देना पड़े। आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो चोरी चल रही है, जो डकैती चल रही है, वो उसी तरह से चलती रहे, वो लाइन चल रही थी। तो अब जब वक्त में रजिस्टर्ड होगी तो फिर आपका पोल खुल जाएगा। अब हिसाब किताब देना पड़ेगा, गड़बड़ी की होंगी तो जेल जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, और इसलिए ये परेशानी हो रही है, इसलिए ये दिक्कतें हो रही हैं। एक चीज को लेकर अभी भी शायद क्लैरिटी नहीं है, एक बात को लेकर शायद अभी भी क्लैरिटी नहीं, अगर है तो आप मुझे बताइएगा। वक्फ बाय यूजर, ये कहा गया कि जो संपत्ति सैकड़ों साल से वक्फ की है, जिस संपत्ति पर पिछले 100 सालों से 50 साल से साहब जो है वो नमाज पढ़ी जा रही है, वो मस्जिद है, वो दरगाह है, अब उसे लेकर के हम पेपर कहां से लाएंगे, उसके कागजात कहां से दिखाएंगे? तो अब क्योंकि वो सैकड़ों सालों से या लंबे वक्त से मस्जिद या दरगाह या इस्लाम मजहब के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो उसे अब वक्त का ही मान लिया जाना चाहिए। नहीं तो वो उसको कौन छेड़ रहा है? उसको तो छेड़ा ही नहीं गया। नहीं, सरकार कह रही थी ना कि कागज तो दिखाने पड़ेंगे, नहीं कागज दिखा पाएंगे तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। वही बता रहा हूं,
उसको नहीं छेड़ा गया है। वक्फ बाय यूजर जिस दिन से लागू होगा उस दिन से उसके अब से बाद वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता। अब आप किसी भी सरकारी जमीन पर कोई कब्रिस्तान, कोई ईदगाह, कोई मजार बनाकर उसे अपनी नहीं बता सकते। अब वक्फ बाय डीड करना पड़ेगा। लेकिन जो अब तक जहां बनी हुई है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वो जो जहां है वो वहीं रहेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हाँ, वो वक्त में दर्ज करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा मेरे बाप की बपौती हो गई, मेरे पास सरकारी संपत्ति है, सरकारी जमीन मैंने कब्जा ली और उसे मैंने वक्फ के नाम पे मैं बना के बैठा हूं और मैं वक्फ में भी दर्ज नहीं कर रहा हूं और उसका लाभ खुद ले रहा हूं। तो अगर वक्फ ही है तो वक्फ में दर्ज होगी, वक्फ बाय यूजर नहीं है तो या तो आप सरकार के पास जाएगी या वक्फ के पास आएगी। अब मिडिल मैन का जो खेल है वो समाप्त हो गया। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत से लोगों के मन में सोशल मीडिया पर यह सवाल आया कि जब कानून संसद से बन रहा है, दोनों सदनों से पास हो रहा है, इस देश के चुने हुए सांसद कानून बना रहे हैं, राष्ट्रपति मंजूरी दे रही हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें चेंजेस क्यों कर रहा है? जबकि कोई भी चीज इसमें से गैर संवैधानिक तो थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को तो यही चेक करना है ना कि संविधान के दायरे में कानून बना कि नहीं बना। जबकि कोई भी चीज गैर संवैधानिक नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये कहा कि सदस्य इतने होंगे गैर मुस्लिम और उतने नहीं होंगे और कलेक्टर ये करेगा और 5 साल वाले नियम पर अभी बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है कि साहब, संसद में चुने हुए सांसद हमारे पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं, हर बार हर कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट से ही आना है या देश सुप्रीम कोर्ट से चलेगा क्या? ये बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है सोशल मीडिया पर। देखिए, इसके ऊपर तो मेरी भी राय है। बिल्कुल एक बड़ा स्तंभ है देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसके हिसाब से वो अपने पैरामीटर्स पे कानून को देखता है कि कानून क्या सही बनाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि वो संविधान का वायलेशन कर रहा है, और अगर वायलेशन नहीं कर रहा है तो हमने देखा कि हमारा एक्ट क्योंकि संविधान का वायलेशन नहीं कर रहा था तो संख्या बल के ऊपर जो विपक्ष की क्वेरीज होती हैं, जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, जो डर फैलाया, जो मुसलमानों को डराया, तो उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च का न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया है, लोग कानून के ऊपर भरोसा करते हैं। और जो विपक्ष डरा रहा था, मुसलमानों को घबरा रहा था, वो कह रहा था खा जाएंगे, तुमसे सब छीन ली जाएगी, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे मदारे सब छीन लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है। देश अब हमारी बातों को माने ना माने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात को, हमारे जजेस की बात को देश मानता है। और इसलिए आज हम धन्य हैं कि आज सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। और जो हम कह रहे थे वही सच था। सरकार की नीयत साफ है। सरकार ने वक्फ बोर्ड की ज्यादतियों पर लगाम लगाते हुए मुसलमानों के औकाफ को मुसलमानों की बेहतरी के लिए खर्च करने का मन बनाया है। और ये उम्मीद की गई है आने वाला वक्त मुस्लिम समाज के लिए, जो उम्मीद दी गई है, इस उम्मीद को पर मिलेंगे और मुस्लिम समाज मुख्य धारा में जुड़ेगा और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब शम्स, एक बार फिर से हमारे लिए आपने समय निकाला और बेबाक बातचीत की और इस प्रावधानों को समझाया आपने हमारे दर्शकों को।